प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर मौके पर मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज पीएम के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। साथ ही काशी के काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार बतौर सांसद प्रत्याशी पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से, और आज भव्य उनका ये नामांकन रहा, क्योंकि कई मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उनके साथ मौजूद थे। दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने गंगा पूजन किया अपने नामांकन से पहले। और आपको बता दें कि जो दिग्गज उनके साथ मौजूद थे उनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भी कई दिग्गज इस नामांकन में शामिल हुए थे। और काशी के काल भैरव मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। और दिग्गजों के अलावा कई अन्य भी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद थे। 4 प्रस्तावक नामांकन के दौरान मौजूद थे, जिनमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल थे। और मनोज पंडित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी दिव्या जी बताएं। जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन तीसरी बार दाखिल किया है वाराणसी से, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इस बड़े दिन को? देखिए दिव्या जी, एक इतिहास रचने की ओर एक कदम और। आप ये देखिए कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और ये जो भी रीति रिवाज, जो पूजा पाठ जो होता है, वो पहले से ही करते हैं, आपको पता ही है। पूरे देश को इस बात की जानकारी है जी। और आज उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है और ऐतिहासिक जीत पहले भी हुई और अब आज फिर उसकी नींव रखी गई है। जी। तो मेरा मानना यह है कि जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री अन्य राज्यों में भी जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब आज उन्होंने खुद नामांकन दाखिल किया है, बीजेपी के नेता होने के नाते किस तरीके का महसूस करते हैं आप लोग, और किस तरीके की एनर्जी इसके बाद आप लोगों को मिलती है? देखिए दिव्या जी, आप ये 400 पार का नारा नहीं है, ये जनता का आह्वान है, जनता की आवाज है। आप जब जनता चाहती है कि एक देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो 24 घंटे, आप 366 दिन, जो सिर्फ देश की तरक्की, देश के विकास, देश की समृद्धि के लिए काम करते हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और अब कोई और विकल्प नहीं है। आप ये देखिए कि किसी की दूसरी पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नियत है, ना नीति है, कुछ है ही नहीं। जब आपके पास कुछ चीजें, कॉन्क्रीट चीजें नहीं है, तो आप किस चीजों को बनाएंगे? तो हम मानते ये कि जो हमने काम किया है उस काम के दम पर हम 400 पार की बात करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए या और जो सुरक्षा की बात कर लीजिए, तो ये सब चीजें वहीं से हैं। और अब तो चुनाव जनता लड़ रही है। हम लोग तो चूंकि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी दिव्या जी। जी, तो एक इतिहास रचने की तरफ एक कदम और बढ़ाया। बिल्कुल। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र सागर जी भी जुड़ चुके। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN में। जी धन्यवाद। जी, राजेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार बतौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया है वाराणसी से, क्या कहेंगे इसे लेकर, और कितने आश्वस्त आप लोग अपनी तैयारी को लेकर नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो तीसरी बार नामांकन करा रहे हैं, तो ये इन्होंने ही रूल बनाया था एक अपनी पार्टी में कि जो 75 साल का हो जाएगा उसे संरक्षक मंडल में डाल दिया जाएगा। अब पता नहीं वो कौन सी स्थिति में नामांकन करा रहे हैं। और इधर उधर से जो किराए की भीड़ मंगा के आज जो वहाँ प्रदर्शन किया गया है, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी लड़ रहे हैं और वो पूरे जोर शोर और दमखम से लड़ रहे हैं वहाँ, और पूरी टक्कर देंगे, है ना।
तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से टक्कर देगा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय जी। जी। और उन्होंने देखिए, उन्होंने बड़े दमखम से जो बनारस की जनता थी उसके साथ, और उसने बनारस की जनता ने खुद सम्मानित जनता ने उनका जाके नामांकन कराया है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ कोई भी किराए की भीड़ नहीं थी। जो आज किराए की भीड़ बनारस में जो है की गई थी इकट्ठी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं, जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहाँ निर्दलियों को जो है नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। उनके नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनके ऊपर गुंडाई दिखाई जा रही है। तो ये क्या दर्शाता है? ये संविधान और लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। आप कितना भी, अब ये कितना भी जोर लगा ले, ये कहीं भी टिकने वाले नहीं है। और ये 200 के अंदर अंदर सिमटने वाले हैं। ये जो 4 चरण हुए, उन चारों चरणों ने ये दिखा दिया है कि इंडिया गठबंधन देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है और मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा राजेंद्र जी, आपने कहा किराए की भीड़ है और आप लोगों के साथ जनता है, तो फिर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन किराए के और कौन भी जो है जनता है जो आपके समर्थन में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की माने तो आप लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, पूरे देश के मुद्दे हैं। और हमारे मुद्दे नहीं, देश के मुद्दे हैं। युवा, किसान, बेरोजगार, महिला, हर आदमी पीड़ित है इस सरकार से। तो हम तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस, कभी पाकिस्तान, कभी रोने लगते हैं। तो ये सारी चीजों को पब्लिक समझ चुकी है। इनके पास कोई भी, इन्होंने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया है, इसलिए ये आज गिना ही नहीं पा रहे हैं। ये इधर उधर कहीं मंगलसूत्र पे पहुंच जाते हैं, कहीं भैंस पे पहुंच जाते हैं, कहीं पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं, कहीं कोई सा रोना रोने लगते हैं, कहीं कोई सा रोने लगते हैं। क्योंकि इन्होंने पूरे 10 साल में जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया नहीं है, कोई काम पब्लिक का किया नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार जो है इतनी तादाद में बढ़ गए हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए आज देश में मुद्दे ही मुद्दे हैं। और बेरोजगारी, जो युवा आज सड़कों पे घूम रहा है और जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है फांसी लगा के, बिल्कुल, और जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। और ये जनता के मुद्दे हैं, ये किसी पार्टी के मुद्दे नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे जनता जो है वोट कर रही है और इंडिया गठबंधन के सरकार के लिए लाने के लिए बराबर चारों चरणों में वोट किया है और आने वाले समय में भी वोट करेगी। और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि कौन सी भीड़ असली थी और कौन सी नकली थी। बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। चंचल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंचल जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री ने आज नामांकन तीसरी बार वाराणसी से किया है, क्या कहेंगे और इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तैयारी, हम लोग जनता के प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नकारात्मक राजनीति करने का काम किया था पिछले 10 सालों में, इन्होंने जो नए नए नारे गढ़े हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको राम के पास पहुंचाएंगे। अभी मैं बताऊं, जिस जहां पे मैं बैठा हूं, एक नौजवान साथी, 24 वर्षीय नौजवान साथी को हार्ट अटैक से, अचानक हार्ट अटैक आया, मर जाए। आज गांव में, क्षेत्र में बताऊं, हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर के डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ना जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। मोदी जी की जो वैक्सीन है, लोगों के जान के ऊपर भी मोदी जी ने चंदा खा लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा आप देख लो, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम किया, भारत की छवि खराब करने का काम किया। चंदा दो धंधा लो के नाम पर इन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। मैं बता दूं, यहाँ पे आम जनमानस इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि सरकार को हमें मौका मिल रहा है, उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं बता दूं, आज महंगाई चरम पर है, शिक्षा की इतनी दुर्व्यवस्था, इतनी महंगी शिक्षा कर दिया इस मोदी सरकार ने। नई शिक्षा नीति ला करके गरीबों को पढ़ने से वंचित करने की जो साजिश रची है, ये जनता सबक सिखाने जा रही है। महिला अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश की हालत। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी की बयानबाजी जो है, आप सोच लीजिए कि जो हालत है आज के समय में, कि जो क्या क्या बयान दे रहे हैं ये लोग। आप सोचिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने
जो 3 चरण के चुनाव पहले हुए उसके बाद अकबक बोलने लगे हैं, चौथे चरण में तो न जाने प्रधानमंत्री क्या क्या बोलने लगे हैं। जिस वाराणसी से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, 36,000 करोड़ का नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था। मैं बता दूं, कहीं 36 मीटर भी अगर इन्होंने कहीं गंगा को सफाई करने का काम किया हो। ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को लोग झांसे के राजा के रूप में जानने का काम करेंगे। मैं बता दूं, आज हालत यह है पूरे देश में मैडम कि लोग पूछ रहे हैं कि बताओ हमारे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। हमारी आय, किसान पूछ रहा है हमारी आय दुगनी हुई क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि बताओ 100 दिन के अंदर काधन ला करके जो 15-15 लाख खाते में देना चाह रहे थे उसका क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं कि 2022 तक गंगा साफ क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं हमारा आदर्श गांव का क्या हुआ। लोग पूछ रहे हैं हमारे स्मार्ट शहर के क्या हुए। आज इन बातों पे मोदी चर्चा नहीं करना चाहते। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, पूरी कैंपेनिंग के दौरान आप देख लिए बीजेपी का कोई नेता अगर विकास की बात करता हो, कोई भी लेकिन नेता चंचल जी मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ये तमाम मुद्दे गिनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और वो कहते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। तो फिर या तो दिखाई नहीं देते मुद्दे, या फिर ये जनता को समझ में नहीं आ रहे हैं आप लोगों के मुद्दे। हिंदुस्तान का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसने कोरोना में और उसके बाद अपने किसी न किसी बहुत खास और बहुत सगे आदमी को जिसने न खोया हो। लेकिन ये सरकार उन कंपनियों से भी चंदा लेती रही। जो लोग गाय को माता मानने की बात करते हैं, हम लोग भी मानते हैं, गाय की पूजा करने की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं पर डे गौमूत्र पीता हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, स्लॉटर हाउस से जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उनसे चंदा खाने का काम किए कि नहीं किए। ये वो लोग हैं जिनका चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है। इनको जो है सबक सिखाने जा रही है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में 25 तारीख को चुनाव में बता दूं मैडम, आप इस जान लीजिए, नोट कर लीजिए आज अभी अपने पास, इनको इतना बुरी तरह हराने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम लोग 4 जून को झोला उठा के निकालने का काम करेंगे और उस झोले में क्या क्या होगा उसकी जांच भी होगी। चंचल कुमार जी आपका भी, और मनोज पंडित जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।